महाराष्ट्रामध्ये जी अतिवृष्टी चाललेली आहे त्याच्यात आणि विजाच्या कडकडाटामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांचा मृत्यू होतो आहे। अजूनही अतिवृष्टीमध्ये ज्या पद्धतीनं शेतकऱ्यांचं पिकाचं नुकसान झालं, जमीन खरवडून गेल्यात, अजूनही कुठे सर्वे सुरू झालेला नाही। सरकार फक्त घोषणा आणि घोषणा आणि घोषणा। ईडीचं सरकार आल्यापासून घोषणेचा पाऊस पडतो आहे आणि तेवढंच नैसर्गिक आपत्ती या राज्यावर सातत्याने येते आहे। आसमानी संकट एकीकडे, सुलतानी संकट एकीकडे आणि सगळी जनता हतबल आहे। मी कालही सांगितले की या सरकारवर आता शेतकऱ्यांचा, गरिबांचा, जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही, भरोसा राहिलेला नाही, अशा पद्धतीची भूमिका मांडली। मुंबई सहित राज्यामध्ये सगळे गड्ड्याचं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे। ट्रॅफिक सरळ सगळीकडे जाम असते आणि सरकार त्याच्यामध्ये घोषणामध्ये कमी पडत नाही। आम्ही गड्डेमुक्त मुंबई, गड्डेमुक्त महाराष्ट्र या पद्धतीच्या घोषणा करून जनतेच्या तोंडाला पानं पुसणं या पद्धतीची भूमिका आहे। आपले जे नॅशनल हायवेच्या गाईडलाईन्स आहेत किंवा स्टेट हायवे जे आहेत त्यांच्या गाईडलाईन्स आहेत की ज्या ठिकाणी टोल असेल त्या टोलचे रस्ते खराब असतील तर ते टोल मुक्त व्हावेत। आज महाराष्ट्रातल्या अनेक टोलच्या रस्त्यावर गड्डे पडलेले आहेत, त्याच्यावर ॲक्सिडेंट होतात आहेत, निरपराध लोकांचा मृत्यू होत आहे। समृद्धी मार्गासारखं राज्याची समृद्धी करायला निघालेले राज्यकर्ते जनतेच्या जीवावर बेतलेले आहेत। मोठ्या प्रमाणात लोकांचा मृत्यूचा सापळा त्या ठिकाणी रचण्याचं पाप राज्यातलं भाजप-प्रणीत सरकार करते आहे। पण जेव्हा विधानसभेमध्ये प्रश्न विचारला तर आम्ही तपासू, पाहू अशा पद्धतीचं उत्तर देणं म्हणजे जे टोल माफिया महाराष्ट्रामध्ये आहे हे सरकारचे जावई आहेत का, त्यांचा काय संबंध आहे? जनतेची दिवसाढवळ्या लूट चालू आहे, लोकांना त्रास होते आहे, लोकांचा जीव जाते आहे, पण सरकार त्यांच्यावरही कारवाई करायला तयार नाही। आज महाराष्ट्रामध्ये सरकार आहे की नाही आहे अशा पद्धतीचं चित्र आज निर्माण झालेलं आहे। प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये अनास्था निर्माण झालेली आहे आणि सामान्य लोकांना त्या ठिकाणी त्रास होते आहे। मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये जनतेकडून लुटलं जात आहे, लोक सैरावैरा होत आहे, तरीही सरकारला काळजी नाही। अशा पद्धतीचं चित्र आज महाराष्ट्रामध्ये निर्माण झालेलं आहे। सरकारला विधानसभेत प्रश्न विचारले तरी उत्तर द्यायला तयार नाही। आपण पाहतोय की अनेक मंत्री हे जसं आता महाराष्ट्रामध्ये पोलीस भरतीसुद्धा ही कंत्राटी पद्धतीने होणार आहे, तसं हे सरकार कंत्राटी आहे का अशा पद्धतीचं चित्र आज महाराष्ट्राच्या भाजप-प्रणीत ईडी सरकारचं झालेलं आहे। देखो, महाराष्ट्र की सरकार जो एक कंत्राट बेसिक पे है ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैंने आज विधानसभा में भी पॉइंट ऑफ प्रोसीजर के आधार पर एक प्रश्न पूछा विधानसभा अध्यक्ष जी को। आपने देखा होगा कि ये जब विधानमंडल की अभी ये जो 2019 के बाद जो लोक प्रतिनिधि आए और उसके बाद में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद कोरोना का कहर शुरू हुआ, उस समय पे विधानमंडल की कमेटियां नहीं बनी और अभी भी जो है अभी भी विधानमंडल की कमेटियां नहीं बनी। तो मैंने अध्यक्ष जी को पूछा तो अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको पता है कि राज्य में राजकीय परिस्थिति क्या है। अध्यक्ष जी का ये काम नहीं कि राजकीय परिस्थिति क्या हो, जो गट डिसाइड किए उनके एमएलए हर एक कमेटी में उनके आधार पर दिया जाता है, वो एकदम प्रोसीजर है। पर अब विधानसभा के अध्यक्ष भी संभ्रम में कि कौन कहाँ पर है, सब कंत्राटी बेस पे। राज्य में मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री और कितने और उप मुख्यमंत्री हो गए पता नहीं,
रोज मुख्यमंत्री बदल रहे उसकी तरह चर्चा है। तो जो कंत्राटी लोग होते हैं वो कब नौकरी छोड़ेंगे, कब कहाँ जाएंगे, उसका कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वैसी परिस्थिति रहती है। वैसी सरकार की भी, महाराष्ट्र की सरकार की भी परिस्थिति कंत्राट बेस पे हुई है। पुलिस जैसे पदों में जो लोगों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, वहाँ पे भी ये कंत्राटी, राज्य की सरकार कंत्राटी पुलिस भर्ती करने वाली है, उसका हम निषेध करेंगे। और यह ऐसा होगा ही नहीं। आखिरी कंत्राटी पुलिस हो, कंत्राटी कर्मचारी जो हो शासकीय, ये राज्य में बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के लोग, अगर पुलिस होती है, कॉन्ट्रैक्टर के लोग विविध ऑफिसेस में रहेंगे तो जनता की लूट की जाएंगी। जनता के जो गोपनीय पेपर्स रहेंगे वो वहाँ से गायब हो गए, और ये कदापि होने नहीं देंगे। क्योंकि ये जनता के पैसे के टैक्स का जो सरकार के तिजोरी में आता है, उस पैसे से ये सरकार चलती है। और जो जनता से टैक्स लिया जा रहा तो उनकी सेवा करना ये सरकार की जवाबदारी होती है, या उनको लूटने की नहीं होती है। तो इसलिए हम पूरे तरह से कंत्राटी पुलिस जो भरती महाराष्ट्र में होने वाली है उसका विरोध काँग्रेस पार्टी करेगी। नितेश राणे म्हणतात की ज्यावेळेस काँग्रेसमध्ये विरोधी पक्षनेता होईल, महामार्ग में के लिए आपने कहा है कि आपने जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से जब सवाल किया था तो उन्होंने ये कहा कि हम वहाँ पे पेड़ लगाएंगे। क्या हरियाली से वहाँ के एक्सीडेंट रुकने वाले हैं? आपका भी मत क्या है? और हमने एकनाथ शिंदे जी का भी मत जानना चाहा तो बोले कि हम हरियाली लगाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने कुछ ज़्यादा आंसर नहीं। वो रास्ते में बड़े पैमाने में करप्शन हुआ है। जो रोड की क्वालिटी होना, उसमें जो मटेरियल डालना चाहिए था वो एस्टिमेट में प्रोविज़न की गई है, लेकिन वो सब केमिकल्स और उसके जो मटेरियल थे उसमें यूज़ किए गए नहीं। सिर्फ स्लैब डाला गया है। स्लैब का काम पानी रोकने का होता है, लेकिन यहाँ पर टायर की गाड़ियाँ चलती है, टायर की गाड़ियों में एयर भरना, तो उसका कारण ही है कि वो रास्ता ही डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। अगर ये सरकार में हिम्मत हो तो ड्रोन के माध्यम से, जो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी के ड्रोन आए बड़े बड़े, उससे ऑडिट हम उसमें किया जा सकता है रोड का। अगर ये सरकार में हिम्मत है, अगर ये सरकार भ्रष्टाचारी नहीं हो, ये तो खुद को उनके आका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भ्रष्टाचार के बारे में बोलते रहते हैं। तो ये सरकार को हमारा सवाल है, अगर हिम्मत हो तो ये ऑडिट स्ट्रक्चर जो रोड का है वो ड्रोन के माध्यम से अगर चेक करे तो कल पता चल जाएगा कि रोड में डिफ़ॉल्ट है, उसमें बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार किया गया है, और इसमें इसलिए लोगों की मौत वहाँ पे हो रही है, निर्दोष लोगों की मौत हो रही है। उसकी जवाबदारी राज्य के ईडी सरकार की जाती है। और ये स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जिस दिन बुल्ढाना में एक्सीडेंट हुआ, जिस दिन वहाँ पे बस में लोग मारे गए थे, वहाँ पर उनकी लाशें जलाई जा रही थी, और राजभवन में हमारे मुख्यमंत्री वहाँ जयघोष कर रहे थे। इसका मतलब है कि इनको कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, ये सरकार को लेना देना नहीं है। पैसा लूटने का काम, क्योंकि वहाँ पर भी जो टोल वसूली का काम दिया गया है इनके बगल बच्चों को ही दिया गया है, और ये जनता को लूटने के सिवा ये सरकार को दूसरा कुछ नहीं आता, ये उसमें स्पष्ट होता है। विधानसभेचे सदस्य नितेश राणे म्हणतात सर हिंदी दूसरा हफ्ता चला विधानसभा सत्र का, नेता विपक्ष कब तक चुना जाएगा, क्या कोई दिक्कत समस्या है, इसकी क्लैरिटी दे दें। दूसरा, आप लोग का जब प्रोटेस्ट होता था पहले एनसीपी में बहुत सारे विधायक दिखाई देते थे, अब सिर्फ 2 या 3 ही विधायक दिखाई देते हैं। क्या आपको लग रहा है कि दोनों कैंप के बीच में डील होगी, समझौता होगा? इनके प्रदेशाध्यक्ष लेकिन देखो, राष्ट्रवादी में क्या चल रहा है ये हमारा दायित्व नहीं बनता, उनका जवाब उनके नेता शरद पवार जी देंगे। लेकिन हमारा अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो शायद अब जल्दी होगा, लेकिन जो 1 हफ्ते का जो अधिवेशन हुआ और अभी दूसरा दिन चल रहा है सेकंड वीक का, इसमें कांग्रेस ने अपोजिशन का पूरा भूमिका
जो जनता को उम्मीद थी उस आधार पर हमने किया है। सरकार को हर मुद्दे में हमने घेरा है, जनता के सवाल रखकर सरकार को जवाब देने को लगाया है। कल एक आप सबसे अच्छा उदाहरण आपने देखा होगा कि जो अतिवृष्टि हुई जिसमें किसानों का बड़े पैमाने में नुकसान हुआ, गरीबों का नुकसान हुआ, छोटे दुकानदारों का नुकसान हुआ। कल कांग्रेस ने सरकार को घेरा तो उसमें 5,000 की जगह 10,000 रुपये बढ़ा के दिया, मदद बढ़ाने की बात की और हमने कहा कि घोषणा नहीं रहना चाहिए, वो तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो सरकार ने कल वादा किया है कि हम तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ अपोजिशन का रोल हाउस में निभा रही है और जनता हमारी तरफ ध्यान देकर है, क्योंकि जनता को कांग्रेस से जो उम्मीद थी उसमें हम खरे उतर रहे हैं। सर नितेश राणे सर विधानसभेचे सदस्य आरोप लगाते हुए कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ऐसा मोदी जी ने आज कहा। देश के प्रधानमंत्री है, उनको ये बोलने के लिए थोड़ी तो भी शर्म रहना चाहिए। इंडिया हमारा स्वाभिमान है, किसने किसको इंडिया लगाया इससे कोई संबंध नहीं होता है। इंडिया हमारा स्वाभिमान है, हमारा तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये निचले लेवल पर ओछे गिरी की अगर बात करते हैं तो उसके बारे में हम ना बोले तो अच्छा रहेगा। अगर वो बोल सकते बोलने दो, उनका वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है, वो इंडिया को भी गाली दे सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। सर हाच प्रश्न मराठीत आहे। खरं तर सत्ता जे विरोधक आहेत देश पातळीवरती त्यांनी स्वतःच्या अलायन्सला इंडिया म्हटलंय आणि हे विरोधक जे आहेत ते स्वतःला इंग्रजांप्रमाणे ईस्ट इंडिया कंपनी सारखं ते प्रेझेंट करतात आहेत। इंडियन मुजाहिदीन असेल आणि अनेक आतंकवादी संघटनांमध्ये इंडिया हे नाव वापरलेलं आहे, असं देखील ते तुमच्यावरती टीका करतात। आमचा सवाल त्यांना आहे, इंग्रज या देशाला विकत होते, या देशामध्ये सोन्याचा धूर निघत होता, सगळं देशाला लुटलं। त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदीचं सरकार जे आहे 2014 पासून जे या देशामध्ये सत्तेमध्ये आहे, या 9 वर्षामध्ये देशाच्या किती संपत्ती विकली त्याचा हिशोब पहिले नरेंद्र मोदीजीनं दिला पाहिजे या देशाच्या जनतेला। ज्याप्रमाणे इंग्रज जनतेवर टॅक्स लावून पैसा त्यांच्याकडून लुटायचे, त्याच पद्धतीचा GST कायदा आणून या देशाच्या हातावर कमवणाऱ्या खाणाऱ्या शेतकऱ्यांना गरिबांना लुटून त्यांचे पैसे, त्यांच्या घामाचे पैसे त्यांच्या मूठभर मित्रांना देऊन राहिले। हेच इंग्रज करायचे, जे आज नरेंद्र मोदीजी सरकार करते। इंडिया हे आमचा स्वाभिमान आहे, इंडियाचा तिरंगा आमचा स्वाभिमान आहे आणि या इंडियाला या पद्धतीनं नाव ठेवण्याचं पाप अगर नरेंद्र मोदीजी करत असतील तर कोणाच्या मनात आपल्या देशाच्या बद्दलचं किती स्वाभिमान आहे हे आता दुसरा थर्मामीटर लावायची गरज नाही। हे स्पष्ट होतं की भारतीय जनता पार्टी सत्तेच्या भरोशावर या इंडियाला विकण्याशिवाय दुसरं त्यांना काही येत नाही आणि इंडियाला नावं ठेवण्यासाठी सुद्धा ते मागं पुढं पाहत नाही, हे त्याच्यातून स्पष्ट होतं। सर नितेश राणे म्हणतात की ज्यावेळेस काँग्रेस आपला विरोधी पक्ष नेता निवडेल त्यावेळेस काँग्रेस फुटेल, त्यामुळे याची भीती असल्यामुळे काँग्रेस आपला विरोधी पक्ष नेता निवडत नाहीये। मग हे फालतू लोकांच्या बद्दलची प्रतिक्रिया द्यायचं काही काँग्रेसला गरज नाही। सर ज्या पद्धतीने तुम्ही विरोधक पायऱ्यांवरती आंदोलन करता आहात त्या दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे आमदार आहेत शरद पवार गटातील ते जास्त करून आंदोलनाला सक्रिय नसतात आणि काल आपण हाऊसमध्ये पण हाऊसच्या बाहेर सुद्धा पाहिलं की जयंत पाटील आणि सुनील तटकरे त्यांचे 2 प्रदेशाध्यक्ष ते एकमेकांना मिठी मारत होते। याचा अर्थ काय, म्हणजे शेवटी काँग्रेसला कुठेतरी बाजूला ठेवलं जातंय का? नाही, आम्हाला त्याच्यातलं बाजूला ठेवायचं काय, जो भाजपच्या सोबत जात असेल त्यांचं आमचं काही नातं नाही एक। आणि आता शरद पवार साहेब आमच्यासोबत आहेत, त्यांचे आमदार कुठे आहेत काय त्याचं उत्तर ते देतील, आम्हाला उत्तर देण्याचं काही कारण नाही। पण त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे ना या संदर्भात, आम्हाला त्याचं उत्तर शरद पवार साहेब देतील। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची,
हित महाराष्ट्राचं.